हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके क्लासेस। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें इतिहास से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप पूर्ण विश्वास के साथ हमारे चैनल पर आइए और वीडियो देखकर अध्ययन कीजिए, क्योंकि हम आपको उच्च गुणवत्ता युक्त कंटेंट की नोट्स के फॉर्म में उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें और रिवीजन भी कर सकें। हम अभी इतिहास को क्रमबद्ध रूप में पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे लोधी वंश को। तो लोधी वंश जो चला है वो 1451 से 1526 ईस्वी तक, यानी कि 75 वर्षों तक लोधी वंश का शासनकाल रहा है। और इस 75 वर्ष में जो शासक हुए हैं वो 3 शासक हुए हैं। कौन कौन से शासक हुए हैं? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और अब्राहम लोधी। जो बहलोल लोधी का शासनकाल है वो चला है आपका 38 वर्ष। बहलोल लोधी 38 वर्ष तक शासन किया और सिकंदर लोधी 28 वर्ष तक शासन किए और इब्राहिम लोधी 9 वर्ष तक शासन किए। कुल 75 वर्ष तक लोधी वंश का शासन रहा है। अब हम इन्हीं 3 शासकों को विस्तार में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बहलोल लोधी का शासनकाल। इसने 38 वर्षों के अपने शासनकाल में क्या किया, कैसे लोधी वंश का स्थापना करके और कैसे इसको बनाए रखा। सैयद वंश के अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। इसको गद्दी से उतार कर स्वयं सुल्तान बना और लोधी वंश की स्थापना की। पहला प्रश्न, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बहलोल लोधी। और किसको हटा के सुल्तान बना था? अलाउद्दीन आलम शाह को। अलाउद्दीन आलम शाह कौन था? सैयद वंश का अंतिम बना था। अब ये बहलोल लोधी मूलतः था कहाँ का, यानी लोधी ये कहाँ के थे? बहलोल लोधी था अफगानिस्तान में एक कबीला था, गिलजई कबीला। इसकी एक शाखा थी साहूखेल शाखा। तो ये इस शाखा का व्यक्ति था। प्रश्न पूछा जाता है कि बहलोल लोधी किस शाखा से संबंधित था? तो ये गिलजई कबीले की साहूखेल शाखा से संबंधित था और ये मूलतः अफगानिस्तान के रहने वाले थे, इसलिए अफगान या पठान कहलाए। इसने किया क्या था? थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि जब सुल्तान बना तब घटनाक्रम क्या घटा था। सैयद वंश का जब अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, उसका वजीर था अहमद खान। हमीद खान। इस वजीर हमीद खान ने ही बहलोल लोधी को आमंत्रित किया था कि आप दिल्ली का सिंहासन संभालिए, अलाउद्दीन आलम शाह को हटाइए। बुलाया इस उम्मीद में था कि हमारे हाथ की कठपुतली बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहलोल लोधी आया, उसने अलाउद्दीन आलम शाह को सिंहासन से हटाया, स्वयं सुल्तान बना, लेकिन हमीद खां की कठपुतली नहीं बना। उसने क्या किया? इस वजीर हमीद खां को कारागार में डाल दिया। और उसके बाद क्या किया? जो सैयद सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह, जो बदायूं में जाकर रहने लगा था, इसने इसको बुलाया कि आप दिल्ली पर आकर वापस शासन कीजिए। लेकिन ये आलम शाह इतना डरपोक था कि डर के मारे दिल्ली नहीं आया। इसने सोचा कि इसने जो हाल वजीर हमीद खां का किया है, ये मुझे भी मार देगा या तो जेल में डाल देगा, तो ये दिल्ली नहीं आया। बहलोल लोधी अब बन गए निर्विवाद रूप से दिल्ली के सुल्तान। अब इसने शासन कैसे चलाया? जो सैयद सुल्तान था मोहम्मद शाह। सैयद वंश में हमने 4 सुल्तान पढ़े थे, कौन कौन से? एक बार रिवीजन कर लें। खिजर खां, सैयद वंश का संस्थापक। उसके बाद 3 शासकों को क्रम से याद करने के लिए हमने थोड़ी सी राइम बना के बताया था। कौन? मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। तो उसमें ये मोहम्मद शाह था तीसरे नंबर का। जब इसके समय मालवा के शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब बहलोल लोधी ने इसकी मदद की थी। कुछ याद आया? उस समय बहलोल लोधी को इसने अपना पुत्र कहकर पुकारा था। तभी से कहीं न कहीं इसके मन में दिल्ली के प्रति विशेष प्रेम हो गया था। दिल्ली की सत्ता हथियाने आने की इसमें लालसा उत्पन्न हो गई थी। ये अफगान या पठान वंश था। इसने लोधी बहलोली सिक्का चलाया था।
इसकी गृह नीति क्या थी, यानी कि इसने शासनकाल संभाला कैसे। ये कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा। हाँ, सिंहासन पर नहीं बैठा, जी हाँ दोस्तों, याद रखना। ये सुल्तान जरूर बना, लेकिन ये कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि अन्य सरदारों के साथ समान आसन पर बैठता था। एक साथ एक ही कालीन पर सभी बैठते थे, और ये स्वयं को सुल्तान न कहकर सिर्फ अमीरों का अमीर कहता था। उसने क्या किया, अफगानिस्तान से अपने विश्वास पात्र लोगों को बुलाया और जागीरें प्रदान की, ताकि दिल्ली में अफगानों की संख्या बढ़े और इसका बहुमत बढ़े, इसके शुभ चिंतकों की संख्या बढ़े। इसने सैन्य नीति क्या अपनाई, देखिए इसने एक कठोर सैनिकवादी नीति अपनाई। गृह नीति में उदार और सैनिक नीति में कठोर। इन्हीं नीतियों के कारण इसने 38 वर्ष तक शासन किया और अपने लोधी वंश को कायम रखा। इसके समय कुछ विद्रोह हुए, जो प्रमुख विद्रोह हुए उनके मैंने नाम लिखे हैं। अहमद खां मेवाती का विद्रोह, इन सभी विद्रोहों का इसने सफलतापूर्वक दमन किया था। संभल के दरिया खां का विद्रोह, कोयल आधुनिक अलीगढ़ के ईशा खां का विद्रोह, इन सभी विद्रोहों का इसने सफलतापूर्वक दमन किया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय थी जौनपुर पर विजय। ये जौनपुर स्वतंत्र हो चुका था, पहले ही मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कई राज्य स्वतंत्र हुए थे, उन्हीं में से एक ये भी था। जौनपुर का शासक था इसके समय हुसैन शाह सरकी। जब इसने जौनपुर पर आक्रमण किया तो हुसैन शाह सरकी हार कर बिहार भाग गया और जौनपुर पर अधिकार कर लिया बहलोल लोदी ने, और वहां पर इसने अपने पुत्र बारबक शाह को सूबेदार बना दिया। तो इस तरह जौनपुर पर बहलोल लोदी ने विजय हासिल की, इसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ये इसकी एक बड़ी जीत थी। बहलोल लोदी ने दोस्तों ग्वालियर पर भी आक्रमण किया, और उस समय ग्वालियर का जो राजा था वो था मान सिंह तोमर। तो मान सिंह तोमर पर बहलोल लोदी ने भी आक्रमण किया, उसके बाद सिकंदर लोदी ने भी आक्रमण किया, लेकिन मान सिंह पर जीत हासिल नहीं कर पाए। लेकिन इस समय बहलोल लोदी को मान सिंह ने 80 लाख टका भेंट जरूर किए थे। तो ये था बहलोल लोदी का शासनकाल। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद सिकंदर लोदी। दोस्तों ये सुल्तान बनते कैसे थे, इनके समय में चयन की प्रक्रिया थी। एक तरह से वोट डाले जाते थे कि अमीर सर्वसम्मति से सुल्तान को चुनते थे, यानी कि इनके यहाँ कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था थी। तो ऐसे ही सिकंदर लोदी को बहुमत के द्वारा अमीरों द्वारा चुना गया था, हालांकि ये उसका पुत्र ही था। ये लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसका जो मूल नाम था निजाम खां, लेकिन जब ये सुल्तान बना तो इसका नाम सिकंदर शाह या सिकंदर रखा गया। इसकी जो माता थी वो एक सुनार की पुत्री थी। सुनार की पुत्री थी यानी एक हिंदू माता थी। दोस्तों तुगलक वंश में भी एक शासक था जिसकी माता हिंदू थी, याद करो कौन। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की माँ थी नैला बीबी, जो एक राजपूत सरदार की पुत्री थी। ऐसे ही सिकंदर लोदी भी एक हिंदू माता का पुत्र था। वो भी कट्टर मुस्लिम हुआ और सिकंदर लोदी भी कट्टर मुस्लिम हुआ। क्यों हुआ, लॉजिक वही एक ही है कि वो हिंदू माता के पुत्र थे और उन्होंने ये बताया कि हम कहीं भी शुद्ध मुसलमानों से कम नहीं हैं। इसके समय में गुप्तचर व्यवस्था भी बहुत ही उच्च कोटि की थी। ये इसने अमीरों के घरों में भी गुप्तचरों को नियुक्त किया, लेकिन अमीरों को इस बात की भनक तक नहीं लगी। उसे ताजी से ताजी यानी एकदम ताजी घटी घटनाओं की जानकारी भी इतनी अच्छी तरह से मिलती थी कि लोग ऐसा मानने लगे थे कि इसको जो समाचार मिलते हैं वो जिंदों के द्वारा भी समाचार मिलते हैं। सोचो, ये सिर्फ एक कथन है कि जिंदों के द्वारा समाचार मिलते हैं, जो सिर्फ ये बताता है कि इसका सूचना तंत्र था बहुत ही मजबूत था। इसको एकदम त्वरित जानकारी दूर दूर के क्षेत्रों की भी मिल जाती थी। इसकी धार्मिक नीति कैसी थी, बहुत ही कट्टर धार्मिक नीति का अनुसरण किया। हिंदू माता से उत्पन्न होने के कारण वह अपने सहधर्मियों को यह दिखाना चाहता था कि मैं भी
पक्का मुसलमान हूँ और किसी भी दृष्टि से उन लोगों से नीचा नहीं हूँ जो शुद्ध अफगान रक्त से उत्पन्न है। फिरोज शाह तुगलक की भी सेम यही थियरी थी। उसने एक हिंदू बोधन, ये कई पुस्तकों में इसका नाम आता है, बोधन नामक एक हिंदू को उसने सिर्फ यह कहने के अपराध में मृत्युदंड दे दिया था। उस बोधन ने सिर्फ ये कहा था कि हिंदू धर्म भी उतना ही सच्चा है जितना कि इस्लाम। सिकंदर लोधी ये सहन नहीं कर सका और उसने बोधन को मृत्युदंड दे दिया। सैनिक नीति, सिकंदर लोधी की सैनिक नीति कैसी थी? इसके समय में भी कई विद्रोह हुए। कौन कौन से विशेष विद्रोह हुए? इसके सगे भाई आलम खान ने विद्रोह किया, सौतेले भाई बारबक शाह जो जौनपुर का शासक था, और चचेरे भाई आजम हुमायूं, इन विद्रोहों का उसने दमन किया। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विजय थी वो बिहार विजय थी। दोस्तों, बहलोल लोधी ने जब जौनपुर को जीता था तो हुसैन शाह सरकी बिहार भाग गया था। इब्राहिम लोधी ने जब बिहार पर आक्रमण किया तो उसका सामना इसी हुसैन शाह सरकी से होता है। हुसैन शाह सरकी को पराजित करके बिहार को इसने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ये सिकंदर लोधी की एक बड़ी जीत थी। इसने बंगाल पर भी आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर रखी थी और इस तैयारी के बाद ही आक्रमण से पहले ही बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह, उस समय बंगाल का शासक कौन था? अलाउद्दीन हुसैन शाह। दोस्तों, ये एक तरह से अलग अलग क्षेत्रों के शासकों की लिंक समझ के यही इतना पढ़ के छोड़ देना। जैसे बंगाल का शासक कौन था इस समय? अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह नाम याद रखना, क्योंकि जब हम बंगाल का वीडियो पढ़ाएंगे तो उसमें ये नाम आएंगे। जैसे ग्वालियर के शासक का नाम पड़ा मान सिंह तोमर, अभी हम पढ़ेंगे विक्रमजीत, तो ये नाम भी याद रखना, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में हम ग्वालियर का इतिहास पढ़ेंगे तो ये नाम आएंगे। यानी ये टूटी हुई कड़ियां वैसे वहां पर जब जुड़ेंगी तो ये नाम आपको याद आ जाने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बंगाल का शासक था उस समय अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो सिकंदर लोदी और अलाउद्दीन हुसैन शाह के बीच एक समझौता हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों की शक्ति बराबर की रही होगी। दोनों को लगा होगा कि ये इस युद्ध में हो सकता है हमें नुकसान हो या अनिर्णित युद्ध खत्म हो जाए, तो पहले ही इन्होंने संधि कर ली। और संधि में क्या तय किया कि दोनों ही एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, और हुसैन शाह ने वादा किया कि वह सिकंदर के विरोधियों को अपने यहाँ शरण नहीं देगा। तो इस तरह से सिकंदर लोदी की जो पूर्वी सीमा थी वो बंगाल का पश्चिमी हिस्सा बन गया। सिकंदर लोदी ने धौलपुर पर भी विजय प्राप्त की। इसने ग्वालियर पर भी आक्रमण किया, लेकिन राजा मान सिंह तोमर को यह पराजित नहीं कर सका। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण आगरा नगर की स्थापना की। प्रश्न कई बार पूछा जाता है, आगरा नगर की स्थापना किसने की या कब की? और वहीं पर इसने बादलगढ़ किले का निर्माण भी करवाया। ये भी कई बार पूछा गया है कि बादलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था। उसके 2 साल बाद ही 1506 में इसने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। इसकी कुछ और नीतियां या क्या किए आप एक लाइन में पढ़ लेते हैं। इसने गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया। इसने नाप का एक नया पैमाना गजे सिकंदरी चलाया। गजे सिकंदरी, इसके पहले एक बिस्वा किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसने गजे सिकंदरी, इसने सिकंदर नाम से ही कई चीजें की हैं, जैसे गजे सिकंदरी, सिकंदर शब्द आया। इसकी नाप थी कितनी? वर्तमान 30 इंच के बराबर, यानी 2.5 फुट के बराबर होता था ये गजे सिकंदरी। इसने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया, और किस नाम से कराया? फरहंगे सिकंदरी। तो इसमें भी सिकंदरी शब्द आया है, और गजे सिकंदरी में भी सिकंदरी शब्द आया है। तो इनको याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और इसमें भी सिकंदरी आने वाला है। इसने संगीत विद्या पर एक ग्रंथ लिखा गया इसके समय में, उसका नाम था लज्जते सिकंदरी। इसमें भी सिकंदरी शब्द है, कोई याद दिक्कत नहीं होगी। लज्जते सिकंदरी संगीत विद्या पर लिखा गया ग्रंथ। फरहंगे सिकंदरी
एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का अनुवाद और गजे सिकंदरी नाप की इकाई। इसने मस्जिदों को शिक्षा का केंद्र बनाया, ये एक इसने अच्छा काम किया। भले ही धार्मिक रूप से कट्टर हो, लेकिन ये मस्जिदों में शिक्षा का काम किया, ये बहुत अच्छा काम किया। इसने धर्म में आडंबर को जगह न देते हुए मुहर्रम और ताजिए निकालना बंद करा दिए। इतना धर्मान शासक, लेकिन ये एक कवि भी था। ये गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। और इसके बारे में एक मजेदार बात, ये कभी भी दाढ़ी नहीं रखता था। सोचो, ये खुद कभी दाढ़ी नहीं रखता था, लेकिन हिंदुओं को दाढ़ी बनाने से नाइयों को अपने शासन में रोकता था कि हिंदुओं की दाढ़ी नहीं बनाओ। खूबसूरत दिखने के लिए ये दाढ़ी नहीं रखता था, बिल्कुल आजकल मॉडर्न युवाओं की तरह। आजकल तो फिर से दाढ़ी रखने लगे, लेकिन कुछ समय पहले के युवा जो दाढ़ी नहीं रखते थे, उनके जैसा ये स्मार्ट दिखना चाहता था। अगला शासक कौन हुआ? इब्राहिम लोदी, यानी लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इसने 9 वर्ष तक शासन किया। जब इब्राहिम लोदी शासक बना, उस समय ग्वालियर का शासक कौन था? उसके समय ग्वालियर का शासक था विक्रमजीत सिंह, क्योंकि इस समय तक राजा मान सिंह तोमर की मृत्यु हो चुकी थी और विक्रमजीत सिंह राजा बन गया था। मान सिंह तोमर की तुलना में ये कमजोर शासक था, इसलिए इब्राहिम लोदी ने विक्रमजीत सिंह के विरुद्ध एक सेना भेजी आजम हुमायूं शेरवानी के नेतृत्व में, और इसने ग्वालियर पर जीत भी हासिल की। इसके समय 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुए, दोनों के नाम याद रखना और समय भी। 1517-18 में घटौली या खातौली पर युद्ध होता है। ये होता है चित्तौड़ के राजा राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और राणा सांगा की जीत होती है। इब्राहिम लोदी के जीवन का अंतिम युद्ध, जहां उसके जीवन का भी अंत हो गया, वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध को सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, और किस किस के बीच में होता है? बाबर, जी हाँ, वही बाबर जो मुगल वंश की स्थापना करता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु भी हो जाती है। एक इतिहासकार हैं नियामतुल्लाह। ये इतिहासकार नियामतुल्लाह कहते हैं कि इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल पर नहीं मारा गया। मतलब समझे कि ये पहला दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जो युद्ध स्थल पर ही मारा गया। प्रश्न आता है, दिल्ली का ऐसा प्रथम सुल्तान कौन था जो युद्ध स्थल पर मारा गया? तो कौन था? इब्राहिम लोधी। तो ये हमने तीनों शासक पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि अफगानों के काल में इनका राजत्व सिद्धांत क्या था। इनका जो राजत्व सिद्धांत था, यानी राज करने के कुछ आधारभूत नियम जो इनके होते हैं, उनको राजत्व सिद्धांत कहते हैं। तो लोधियों का राजत्व सिद्धांत था वो सरदारों की समानता पर आधारित था, यानी कि उनमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं था। सुल्तान स्वयं को भी सरदारों में से ही एक मानता था, और इनमें जो सुल्तान का चयन होता था वो योग्यता के आधार पर होता था और सरदारों के बहुमत से होता था। यानी सरदार पहले देखते थे कि कौन सुल्तान बनने के योग्य है, फिर वो अपना सुल्तान चुनते थे। इसी तरह दोनों सुल्तानों का चयन हुआ था। कौन दोनों सुल्तानों का? बहलोल लोदी तो बन ही गया था, उसके बाद सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी का चयन योग्यता के आधार पर किया गया था। अफगानों ने राजतंत्र के स्थान पर कुलीन तंत्री व्यवस्था को अपनाया था। तो कुलीन तंत्री का मतलब यही है कि सभी अफगान सरदार आपस में मिलकर तय करते थे कि सुल्तान कौन बनेगा, और राजतंत्र में क्या होता है? राजा ही तय करता था कि कौन बनेगा। अब इनमें किस सुल्तान की क्या नीति थी, यानी क्या राजत्व सिद्धांत था, वो एक नजर में देख लेते हैं। सबसे पहले जो बहलोल लोदी बना, वो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा। उसने अमीरों को मसनद अली और स्वयं को अमीरों का अमीर
कहा, यानी कि अमीरों के साथ ही बैठता था एक ही कालीन पर। सिकंदर लोधी ने भी बहुत कुछ बहलोल लोधी की नीतियों का ही अनुसरण किया और वो भी अमीरों के साथ बैठता था, लेकिन बहलोल लोधी की तुलना में थोड़ा सा इसने बदलाव किया, थोड़ी सी सुल्तान की अहमियत बढ़ी। लेकिन जब अब्राहम लोधी सुल्तान बना, इसने स्थिति को पूरी तरीके से उलट दिया। इसने घोषणा की कि राजा का कोई भी संबंधी नहीं होता है, राजा राजा होता है, बाकी के शेष सभी लोग उसकी प्रजा होते हैं। अफगानी परंपरा जो पहले से चली आ रही थी उसको त्याग कर उसने अमीरों को दरबार में हाथों को कैंची के रूप में सीने पर रखकर नम्र भाव से खड़े होने को बाध्य किया। मतलब समझ रहे हो, उसके दरबार में फिर अमीर खड़े रहते थे, सिर को झुकाए, हाथों को क्रॉस करके सीने पर लगाकर शांति से नम्र भाव से खड़े होने पड़ता था उनको। अमीर लोग जो बहलोल और कभी कभी सिकंदर लोधी के समय एक ही कालीन पर बैठते थे, इस अपमान को सहन नहीं कर सके और कई सरदारों ने विद्रोह कर दिया। ऐसा ही एक विद्रोह करते हैं पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी। ये नाम याद रखना, दौलत खां लोधी, क्योंकि इसकी नीतियों से नाखुश होकर इसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम को परास्त कर दिया और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगलिया सल्तनत का आगाज होता है। एक नजर में देखते हैं कि लोधी शासकों का स्थापत्य में क्या योगदान था। ज्यादा नहीं, 2 मकबरे, एक मस्जिद, फटाफट देख लेते हैं। बहलोल लोधी का मकबरा ये दिल्ली के जहांपनाह नगर में बना हुआ है। जहांपनाह नगर किला परिसर में। दोस्तों, जहांपनाह नगर किसने बसाया था? याद करो, हमने पढ़ाया था तुगलक वंश में। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में ही जहांपनाह नगर का निर्माण कराया था और इसी किले के कैंपस में बना हुआ है बहलोल लोधी का मकबरा। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि बहलोल लोधी का मकबरा लोधी गार्डन में बना है, यानी कि इसकी पहचान के संबंध में थोड़ा सा विवाद है। और इस मकबरे को बनाया था बहलोल लोधी के पुत्र सिकंदर लोधी ने। लोधी वंश में अगला मकबरा बनता है सिकंदर लोधी का और इसको बनवाता है इसका पुत्र इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, और बना कहाँ है? लोधी गार्डन, नई दिल्ली में। ये एक अष्टकोणीय मकबरा है। एक मस्जिद भी बनी है। कौन सी मस्जिद बनी है? मोठ मस्जिद। मोठ, मोठ यानी दाल। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये दाल की खेती से प्राप्त राजस्व से ये मस्जिद बनाई गई थी और इसीलिए इसका नाम मोठ मस्जिद रखा गया है। ये भी दिल्ली में स्थित है और इसको बनवाया था सिकंदर लोधी के वजीर मियाँ भुआ, या मियाँ भोइया भी कहते हैं। इस मियाँ भुआ नामक वजीर ने इस मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, हमने बहुत ही विस्तार में पढ़ा है लोधी वंश को। अब आप ही समझना कि इसमें कितनी नई चीजें आपने पढ़ी हैं जो आपको नहीं पता थी। और जब प्रश्न आ जाते हैं ऐसी जगह से, फिर हम कहते हैं कि यार कहाँ से आ गए, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था, हमें तो कहीं मिला ही नहीं। भाई, जब ढंग से पढ़ोगे तब ना चीजें मिलेंगी, है ना। तो ऐसे डीपली पढ़ते रहिए, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पत्रों का लेवल बढ़ा है और एग्जाम भी कठिन होने लगे हैं। तो आप जब चीजें डीपली नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। आप डीपली पढ़िए, समझिए, वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, चीजें समझ में आएंगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।